फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, हमने घटना चक्र पॉइंटर जो कि पर्यावरण का है उसमें से हमने सतत विकास पढ़ लिया, पर्यावरण परिस्थितिकी पढ़ लिया और इसके साथ हमने जैव विविधता पढ़ लिया। आज का अपना जो टॉपिक है वो है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इससे संबंधित जो जो पॉइंट्स हैं इसमें। और घटना चक्र आप जानते ही हैं कि ये समराइज रूप है घटना चक्र का, जो कि बहुत ही उपयोगी है रिवीजन में, और इसके साथ साथ में आप इसका किसी भी तरह उपयोग कर सकते हैं। और घटना चक्र पॉइंटर जो भी एमपी है, यूपी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सारे पीसीएस का और आईएएस का एक कलेक्शन है, उनके जो एग्ज़ाम आए हैं उनके क्वेश्चनों का। चलिए पॉइंट्स देखते हैं हम इसमें। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे? एक क्योटो में आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है किससे? ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें जो कि पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। आगे देखें पॉइंट। यूरोपीय संघ EU द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से 2007 में स्थापित की गई थी। ये स्थापित की गई थी भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि। ये एक संधि हुई थी फ्रेंड्स 2007 में। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करती है। तकनीकी एवं वित्तीय सहायता। तकनीकी और जो वित्तीय सहायता है ये जलवायु परिवर्तन ना हो इसके लिए विकासशील देशों को प्रोवाइड किया जा रहा है। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यानी जलवायु परिवर्तन अगर होगा तो इससे सामाजिक तनाव में भी वृद्धि होती है। मौसम की चरम दशा को बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है नकारात्मक प्रभाव। यानी कि मौसम की चरम दशा, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, और इससे खाद्य की जो सुरक्षा है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। क्योंकि अगर जो मौसम है वो सही नहीं रहेगा तो फसलों में कभी ओलावृष्टि हो जाएगी, अधिक वर्षा हो जाएगी या फिर सूखा पड़ जाएगा। तो इससे मौसम की अगर चरम दशा होएगी तो खाद्य श्रृंखला जो है या फिर हम कहें खाद्य सुरक्षा है वो क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो कितनी है? 0.03%। यानी कि जो अपनी वायु है पूरी, हम जान रहे हैं कि जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, इसी प्रकार से आर्गन जो है 0.9% के लगभग है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है तो उसका परसेंटेज कितना है? 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का ये परसेंटेज है। इससे ज़्यादा अगर हो रही है तो वो क्या है कि फिर संतुलित रूप में नहीं रहेगी और जो हमारी समस्याएं हैं वो बढ़ जाएंगी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ज़्यादा हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं, तो कारक देखिए कौन कौन से हैं। जीवाश्मिक ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन, तैल चालित और स्वचालितों की संख्या, विस्फोटन तथा अत्यधिक वनोन्मूलन। तो जलवायु परिवर्तन में देखिए अगर जैव ईंधन ज़्यादा जलाया जाएगा तो समस्या होगी, और स्वचालित वाहन है जिनमें पेट्रोल का, डीजल का उपयोग किया जा रहा है, उससे भी क्या होगा? जलवायु परिवर्तन में समस्या होगी या फिर जलवायु परिवर्तन अत्यधिक तेजी से होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के नवोद्भित उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रक्षालन हेतु संभावित स्थान हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्तर, तेल एवं गैस भंडार निःशेष एवं भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा एक्सेस मात्रा में वायुमंडल में है तो इसको एक्सेस करके, इसको स्टोर करके कहाँ पर इसको नीचे दबाया जा सकता है। तो ये देखिए जो भी हमारे कोयला जहाँ से निकाले गए हैं जिन खदानों से, वहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, या फिर जहाँ से तेल निकाल लिया गया है, नेचुरल गैस निकाल लिया गया है, वहाँ पर इसको क्या करते हैं? कर सकते हैं, जाके स्टोर कर सकते हैं। अभी वर्तमान में जो डेनमार्क एक देश है, तो डेनमार्क देश ने क्या किया है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसको क्या किया है? आयतित करके इसको समुद्र के नीचे काफ़ी गहराई पर स्टोर किया है जाके। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोरेज करने के लिए जो वैज्ञानिक हैं वो सुविधा ढूंढ रहे हैं, ताकि वायुमंडल में जो इसकी एक्सेस मात्रा बढ़ गई है ज़्यादा, उसको कम किया जा सके।
झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित, तो झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के सहयोग से स्थापित किया है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्टाजेना प्रकाशित हुई। ये जो कार्य योजना है, कार्टाजेना जो कार्य योजना जो लाई गई थी, ये 2013 और 14 में क्या किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? इसमें से सरायकेला खारसवां जो जिला है, अब देखिए ये झारखंड PCS में पूछा गया प्रश्न होगा उस समय, तो इसलिए ये स्पेशली उसको इंडिकेट कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि ज़्यादा उत्सर्जित हो रही हैं। इसके साथ साथ में ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है तथा ओजोन परत का अवक्षरण प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन का। तो जलवायु परिवर्तन से एक तो देखिए ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हो रही है, साथ साथ में जो ओजोन परत है जो कि मानव की रक्षा करती है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको नहीं आने देती है, तो उसका भी क्षरण हो रहा है इसी से, क्योंकि ये गैसें जो हैं जो कि उपयुक्त नहीं हैं, ये ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रही हैं। वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था। वर्ष 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है वो मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था। वर्ष 2021 में 26वां जलवायु परिवर्तन जो है वो ग्लासगो यानी कि यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह क्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाता है या वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे ये हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो जब भी सूर्य से विकिरण आता है नीचे, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड इसको नीचे आने देती है और ये पृथ्वी क्या है? गर्म हो जाती है। जब ये पृथ्वी गर्म हो जाती है तो पृथ्वी इस गर्माहट को बाहर की ओर फेंकती है। तो रात में जब ये गर्माहट ऊपर की ओर जाती है तो इसकी जो वेव लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इस वातावरण में है इसको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है और ये इसको बाहर नहीं जाने देती है, जिससे कि जो टेम्परेचर है पृथ्वी का वो क्या है? बढ़ जाता है। लेकिन वही जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उनकी वेवलेंथ जो होती है वो छोटी होती है, तो वो आसानी से उसकी गर्मी को नीचे आने देती है। लेकिन पृथ्वी से जो ऊपर की ओर जाती है गर्मी, तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अवशोषित कर लेती है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या फिर उपग्रह के वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। एक चीज़ और देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है, लेकिन ये जब ज़्यादा हो जाता है तब दिक्कत होती है। मान लीजिए हमारे इस पृथ्वी में अगर CO2 नहीं होती, तब क्या होता कि जो भी विकिरण यहाँ नीचे आया हो रहा होता वो सीधे सीधे तुरंत वापस हो गया होता। तो इस स्थिति में यह होता कि हमारी पृथ्वी बहुत ही तेज़ी से गर्म और बहुत ही तेज़ी से ठंडी हो जाती। लेकिन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा इसकी जो है एक नियत रूप में रहे अगर, तो पृथ्वी को एकदम से ठंडा नहीं होने देती है और या फिर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तब क्या होता है कि वो जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा एक्सेस मात्रा में बढ़ने लगता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? देखिए, गैसों के वायुमंडल में जमा होने के कारण पृथ्वी के वातावरण का गर्म हो जाना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने? जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबद्ध है किससे? UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। सही सुमेलित है यहाँ पर देखिए कि क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों के रूप में अधिक हानिकारक है। तो यहाँ पर देखिए, जो मीथेन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन इसकी मात्रा जैसे ज़्यादा नहीं है तो उस वजह से
ये उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, या फिर ज़्यादा समय तक ये नहीं टिक पाती, इसलिए इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। किसी गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है गैस का वैश्विक तापन विभव। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? वृद्धि होगी, या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन में कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है प्राकृतिक रूप से ये वायुमंडल में उस तरह से नहीं पाई जाती है जिससे कि ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करे। वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं, यह ग्रीन हाउस गैसें। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा मीथेन में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्योंकि ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती है और ये 21% वायुमंडल में पाई जाती है। और फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया पौधे करते हैं उससे ये प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस में ली जाती है, भोजन बनाने में ली जाती है। गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, ये जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो देखिए, जलवाष्प भी एक, जैसे जलवाष्प क्या होता है कि जब भाप टाइप का जो मौसम हो जाता है उसमें भी गर्मी ज़्यादा लगती है। आप देखते हैं उमस वाला जो मौसम होता है, तो उमस वाला मौसम क्या होता है, उसमें जो नमी है वो वायुमंडल में ज़्यादा होती है और ये नमी जो है ये हीट को क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। तो जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव में होती हैं, या फिर ग्रीन हाउस इनसे होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक में ऑक्सीकृत हो सकती है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो वायुमंडल के अंदर जो मीथेन है या 1 या 2 दशक में ऑक्सीकृत होती है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हैं, ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है और ओजोन है। ये सारी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसों के घटक हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसें ये हैं। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है वो है जलवाष्प। अब देखिए, जो जलवाष्प है, वैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरे साल एक जैसी रहती है, लेकिन हमें उमस वाले मौसम में सबसे ज़्यादा हीट या सबसे ज़्यादा गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि जलवाष्प जो होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्टिव होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव से ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा ऊर्जा को अवशोषित करके, ज़्यादा गर्मी को अवशोषित करके रखता है। मीथेन, जलवाष्प, आर्गन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो आर्गन गैस जो है जो कि बल्बों में भरी जाती है निष्क्रिय गैस के रूप में, तो ये जो आर्गन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौता के बारे में सही है। समझौता 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगा। अब देखिए, कार्बन क्रेडिट का ये मतलब है कि 1 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अगर हम सेव कर लें तो उसको हम क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। तो यही कहलाता है कार्बन क्रेडिट। और कार्बन क्रेडिट का अगर 1 यूनिट की हम बात करें तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड पे ये होता है, इसकी माप होती है। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, देखिए ये कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। वही कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ना हो तो हमारी पृथ्वी बहुत ही तेजी से एकदम ठंडी पड़ जाएगी, इसलिए वो होनी जरूरी है। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हानिकारक हो जाएगी। तो ये गैस हानिकारक और लाभदायक दोनों तरह से काम करती है। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक जो योगदान दे रहा है वो चाइना दे रहा है, और वह देश जिसमें दुनिया में कार्बन निगेटिव देश है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है, उसकी तुलना में जो अवशोषण के रिसोर्स हैं उसके पास बहुत ज़्यादा है, ये है भूटान। और भूटान ने अपना नियम भी बना रखा है कि हमारे यहाँ जो
वन है वो 60% में होने चाहिए। जैसे 33% का स्टैंडर्ड है कि 33% जो है वन होने चाहिए, लेकिन उसने 60% का क्राइटेरिया बना रखा है। तो इस प्रकार से उसके पास में कार्बन निगेटिव है वो, जैसे जितना मतलब कार्बन वो उत्सर्जित करता है उससे ज़्यादा उसके पास ये कैपेसिटी है कि उसको ऑब्जर्व कर लेगा। वर्ष 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो 2022 में भारत था 9वें स्थान पे। वे पदार्थ जो सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये ग्रीन हाउस गैस हैं, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करते हैं। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हाइड्रोजन में ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हाइड्रोजन इनमें से ग्रीन हाउस नहीं है, बाकी मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन हाइड्रोजन ग्रीन हाउस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन में ग्रीन हाउस गैस है, हरित गैस नहीं है। कौन सी? नाइट्रोजन नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प में से वह गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जिम्मेदार है। हालांकि देखिए मीथेन और जलवाष्प ये भी हैं, ये बहुत मात्रा में तो स्टोर करते हैं, लेकिन ये हमेशा उपस्थित नहीं रहती। जैसे भारत की अगर बात करें तो जब वर्षा वाला मौसम रहता है तभी जलवाष्प ज़्यादा रहती है, बाकी टाइम पे नहीं रहती है। तो इसलिए ये हमेशा ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट अपना नहीं दिखा पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में क्या है, बहुत अधिक है। तो अन्य जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे हम मीथेन की बात कर रहे हैं, तो मीथेन भी करती है, जलवाष्प भी करती है, लेकिन उनकी मात्रा क्या है, कम रहती है, सीमित रहती है, विशेष विशेष क्षेत्र में रहती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ज़्यादा मात्रा में रहती है, 0.03% के हिसाब से, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। भूमंडलीय उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि हिम नदी द्रवीभूत होने लगेंगी, समय से पूर्व आम की बौर आने लगेगी तथा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा। तो यदि ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे क्या होगा कि हिम नदियाँ जो हैं, या फिर जो हिम जमा हुआ है हिमालय में है या फिर अंटार्कटिका में है, तो वहाँ का हिम क्या है कि पिघलने लगेगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारे समुद्र है उनका जो स्तर है वो क्या हो जाएगा, ऊपर उठने लगेगा। तो आसपास के जो द्वीप हैं वो भी उसमें डूबने लगेंगे। इसके साथ साथ में आम जो होता है, आम की बौर मतलब उसके पुष्प जो है वो जल्दी आने लगेंगे, आम की बौरें जल्दी आने लगेंगी। और इसके साथ साथ में जो मनुष्य का है या फिर अन्य जीवों का है, उनका स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा। वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हैं किसमें? हिमानी का पिघलन, सागरीय तल का उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन तथा ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। तो वैश्विक तापन जो है, वैश्विक तापन से वही बात है कि क्या क्या होगा। तो देखिए हिमानियाँ पिघल जाएंगी, और हिमानियों के पिघलने से वो पानी आ जाएगा समुद्र में, और तो समुद्र के जो ऊपर ऊंचाई है उसकी बढ़ जाएगी, तो आसपास के द्वीप भी उसमें डूब सकते हैं। वैश्विक तापमान का प्रभाव में क्या है, वही समुद्रों का देखिए बढ़ना, हिमानी का पिघलना और बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्तियों का विरंजन। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ती है और समुद्र की अम्लता ज़्यादा बढ़ती है, तो जो वहाँ पे प्रवाल पाए जाते हैं उनका विरंजन हो जाता है, उनसे शैवाल जो है वो अलग हो जाते हैं, तो उनका विरंजन हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। पॉलिप या प्रवाल जो पाए जाते हैं, और प्रवाल जो होते हैं आप जानते होंगे कि जो समुद्र है उसके वर्षावन कहे जाते हैं, क्योंकि वहाँ की बहुत सारी जो स्पीसीज हैं, प्रजातियाँ हैं, इन्हीं पे आश्रित रहती हैं या फिर इन्हीं पे आश्रय वो लेती हैं। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये हो रहा है। एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो वैश्विक तापन यदि हो रहा है तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड की हिमचादर जो हैं ये सबसे पहले क्या होंगी, पिघल जाएंगी अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण से अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। वही मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सूर्य से आने वाली विकिरण को नीचे आ जाने देती है, लेकिन पृथ्वी से जब यही ऊपर की ओर जाती है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तरंग दर ज़्यादा होती है, तो बाहर नहीं जाने देती है, और इससे
वैश्विक तापन या फिर हरितगृह प्रभाव होता है। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप जिसकी बारंबारता व प्रचंडता बढ़ रही है वो है, देखिए, चक्रवात आ रहे हैं इससे ज़्यादा, और इससे साथ साथ में बवंडर है, तूफान है, और बाकी हमने देखा है कि जो यहाँ पर जो हमारी बर्फ़ है वो ज़्यादा पिघलेगी, तो इससे ये सारे इसके प्रभाव रहते हैं। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। तो देखिए, ये जो मीथेन गैस है, ये जो हम धान लगाते हैं तो धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है। इसके साथ साथ में जो जानवर होते हैं जो जुगाली करते हैं, पगुराते हैं, जुगाली करते हैं, क्योंकि जानवर देखिए पहले जो खाना खाते हैं वो जल्दी जल्दी अपने पेट में स्टोर कर लेते हैं, फिर कुछ समय बाद वो फिर से अपने पेट से खाना निकालते हैं और उसको फिर चबाते हैं, तो इसे ही जुगाली करना कहते हैं। और इस क्रिया में भी क्या होता है कि मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। इसके साथ साथ कोयले की खदानों से भी होती है, दलदलों से भी होती है, और यहाँ पर हमने देखा कि जो धान के खेत हैं वहाँ से भी गैसें क्या होती हैं, ये निकलती हैं। मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती हैं, जिसे हम मीथेन हाइड्राइड कहते हैं। एक चीज़ और देखिए, जो कभी कभी कोयले की जो खानें होती हैं वहाँ पर आग लग जाती है, जिसका कारण भी ये मीथेन ही होती है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। तो मीथेन हाइड्रेट यानी जब कम ताप और अधिक दाब में अंदर रह जाती है तो उसे हम मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। तो ये कहाँ ज़्यादा पाई जाती है? ये उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा और समुद्री अधस्थल पे ये ज़्यादा मीथेन हाइड्रेट पाई जाती हैं। मीथेन उत्सर्जित होती है तो वही देखिए कहाँ से, धान के खेतों से, दीमक की बाम्बी से, और इसके साथ साथ में जैसे दलदली क्षेत्र है वहाँ से, यहाँ पर देखिए कोयले की खानों से यहाँ पे दिया भी है, पालतू पशुओं से दीमक जो होती है, बाम्बी जो बनाती है ना, अगर दीमक का जो घर होता है उसे बाम्बी कहते हैं, तो वहाँ से भी ये निकलती है, आर्द्र भूमियों से भी ये निकलती है, दलदली क्षेत्रों से भी निकलती है। तो इन सभी जगहों से मीथेन जो है वो प्रोड्यूस होती है। मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? आर्द्र भूमि है, समुद्र है, हाइड्रेट्स हैं, तो ये सारे मीथेन के उत्सर्जन के स्रोत हैं जहाँ से मीथेन उत्सर्जित होती है। मानव की क्रिया जो जलवायु परिवर्तन द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है, उसमें से कृषि की जो क्रिया है उसमें से भी जलवायु परिवर्तन होता है या फिर जलवायु को प्रभावित करती है। जुगाली करने वाले पशुओं से देखिए ये ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जित होती है वो मीथेन ही है। जुगाली अभी जो हमने चर्चा की। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं तथा यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने के लिए आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। इसे पृथ्वी काल कहते हैं। तो पृथ्वी काल में क्या होता है कि एक निश्चित दिन अपना लिया गया है जिसमें 1 घंटे के लिए बिजली और उपकरण बंद किए जाएंगे। इसे हम पृथ्वी काल के नाम से जानते हैं। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है पृथ्वी काल। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ। यह हुआ मार्च 21, 1994 में प्रभावित हुआ था। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। जो क्या है फ्रेंड्स? ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल इसके लिए बनाया गया था। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी WBCSD द्वारा किया गया ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास इससे किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2005 में, और जापान के क्योटो शहर में हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था 11 दिसंबर 1997 को। क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 12 तक कटौती करने का प्रावधान किया था। कितना? 5.2% का। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC
की बैठक में विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक जलवायु निधि जमा करने का प्रतिबद्धता दोहराई थी, ये प्रतिबद्धता जताई गई थी। कितना? ये $100 यानी $100 अरब की ये बात कही गई थी। इसमें क्या होता है कि जो विकसित देश होते हैं जिन्होंने जलवायु को ज़्यादा प्रभावित किया है, तो वो लोग एक फंड बनाएंगे जिसमें से जो विकासशील देश हैं या कम विकसित देश हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी हस्तांतरित की जाएगी, ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए $100 अरब की व्यवस्था की गई थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा क्या, ये इन्फॉर्मेटिव है, तो इसलिए इसको देखें और आगे भी इसको देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।